आपने कब सोचा कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है, मुझे भी जो बच्चे सपना देखते हैं कि आईएएस बनना है, कब आपने ये सोचा था? उनको लगता था कि ये पता नहीं कहाँ है, बर्बाद हो रहा है, सरकारी की तैयारी क्यों नहीं कर लेता। बिल्कुल। आजकल पेरेंट्स या बच्चे से चाहते हैं कि वो 12th क्लास के बाद में तैयारी करें, तो इसको लेकर आपका क्या व्यू है बन रहा है? और विशेषकर जितेंद्र खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मेरे बिल्कुल बगल में मुझे बहुत खुशी इस बात की कि पास से ही मतलब कोई आईएएस बन रहा है। अब जो स्टैटिक है वो हम देखते हैं पेपर में कि 70-80% जो चीज़ें हैं वो स्टैटिक आती है। करंट अफेयर का ज़्यादा रोल है नहीं इसमें, क्योंकि वो आता है तब भी कंटेम्प्रेरी आता है। इसके अलावा यदि मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को घुमाना कैसे है, GS1 की चीज़ को GS4 में कैसे ऐड करना है, हिंदी साहित्य की चीज़ को GS3 में कैसे ऐड करना है। सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं आप शायद सब जानते होंगे, जितेंद्र जी कुमावत। और इस बार हिंदी मीडियम में जो मेंस में पहली रैंक इनकी है, मेंस में टोटल जो स्कोर इनका है 812 स्कोर आपका, और बाकी हिंदी मीडियम में 812 लाना इस बार बहुत हम मानते हैं, क्योंकि हम लोग सभी मेंस लिख रहे थे, बहुत एक चैलेंजिंग काम होता है। तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं जिनको आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले आपकी जर्नी से शुरू करते हैं। कहाँ आपकी एजुकेशन हुई थी, स्कूली एजुकेशन, या आपका हमेशा से हिंदी मीडियम ही रहा था क्या? सर मेरी जो स्कूल एजुकेशन है वो मेरे गांव से हुई है। हाँ। घाटवा मेरा गांव है, पैतृक गांव। वहाँ 10th तक मैं पढ़ा था। इसके बाद में 11th-12th है वो मैं IIT के लिए तैयारी करने गया था सीकर, वहाँ से मैंने की है। उसके बाद में मैंने जो एजुकेशन है वो बीटेक, हायर एजुकेशन में बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। वो जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है, कुकस से। तो मेरा जो मीडियम है वो एकेडमिक्स मेरा पूरा हिंदी मीडियम से रहा है। बट जो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो था इंजीनियरिंग था, तो वो पूरा इंग्लिश में था। तो मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंबाइंड रहा है। तो आपने कब सोचा कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है, मुझे भी जो बच्चे सपना देखते हैं कि आईएएस बनना है, कब आपने ये सोचा था? सर ये 21 मार्च 2020 को। 20 को आपका जब ग्रेजुएशन हुआ था? नहीं सर, ग्रेजुएशन तो 2017 में ही हो गया था। अच्छा, काफ़ी हाँ, लेट सोचा वो 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन लगा था। अच्छा, तब मैंने सोचा कि अब तैयारी कर लेते हैं। तो 17 के बाद में जैसे 3 साल उस समय क्या कर रहे थे फिर आप? सर पहले एक कंपनी में मैं ट्रेनी इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। GIS की कंपनी थी। उसके बाद में मेरे एक दोस्त के साथ मिलकर हमने खुद की कंपनी खोली, उसमें काम किया। हाँ। फिर ये था कि थोड़े दिन घर वाले बोल रहे थे कि यार गवर्नमेंट से तैयारी कर ले, क्योंकि पिताजी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट पहले से। तो उनको लगता था कि ये पता नहीं कहाँ है, बर्बाद हो रहा है, सरकारी की तैयारी क्यों नहीं कर लेता। बिल्कुल। तो उन्होंने यही कहा कि तू तैयारी कर ले। तो यही था कि SSC की तैयारी कर लेते हैं, चलो। उसमें भी पढ़ते नहीं थे, तो ऐसे प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, उसमें डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, सब हो रहा है, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा। फिर 2020 में ये था कि अब लॉकडाउन लग गया तो अब तैयारी करते हैं UPSC की। और फिर उसके बाद में 5 साल बराबर तैयारी की। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। ओके, इससे पहले मतलब क्या रहा इसमें? सर मैंने 2021 वाला जब अटेम्प्ट दिया था तो उसमें प्री नहीं हुआ। 2022 वाले में मैंने इंटरव्यू दिया था। 2023 का फिर से प्री नहीं हुआ था। और 2024 का है वो मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे इस बात से रिलेट करेंगे कि कई बच्चों में ये होता है कि मुझे तो पहले चांस में निकालना है, उसके चक्कर में फिर वो तनाव में आते हैं, कई गड़बड़ कर लेते हैं बच्चे। तो आप सीख सकते हो, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी का एक मानता हूँ कि मैच्योरिटी का लेवल अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी आपसे डिस्कशन चला था, आजकल पेरेंट्स या बच्चे से चाहते हैं कि वो 12th क्लास के बाद में तैयारी करें, तो इसको लेकर आपका क्या व्यू है? सर मैं तो ये कहूँगा कि पेरेंट्स है उनको सबसे पहले अपने बच्चों से संवाद करना चाहिए। एक संवादहीनता की जो स्थिति है वो देखी जाती है बार बार, कि बच्चा है वो पेरेंट्स को खुल के बता नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना है, और पेरेंट्स से ज़बरदस्ती उस पर अपनी उम्मीदें या जो अपने सपने हैं वो थोप देते हैं। कहते हैं कि हम तो IAS नहीं बन पाए, तो IAS बन जा, हम इतना पैसा लगा रहे हैं। बच्चा प्रेशर में आ जाता है। मेरे साथ जो अच्छी चीज़ हुई वो ये थी कि पिताजी को ये था कि ये कर लेगा अपने हिसाब से कुछ भी। 2017 की मेरी ग्रेजुएशन है, बट उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा कि हाँ तुझे तैयारी करनी है। वो ये बोल रहे थे तू कर ले जो तेरे को एक बार करना है, अंत में तो मुझे पता ही है क्या करना है। तो फिर उन्होंने मेरे को 3 साल दिए, और उन्होंने मेरे को फ्री हैंड दे रखा था। पैसा हो चाहे तुझे कुछ भी करना हो, कहीं जाना हो, तो उन्होंने मेरे को समझा कि हाँ इसको करने दो, एक बार क्या कर रहे हैं। 2020 में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो उनको यकीन नहीं हुआ कि ये तैयारी कर रहा है। 2022 वाला इंटरव्यू दिया तब उनको पहली बार लगा कि अच्छा है, सच में तैयारी कर रहा है। उससे पहले तो उन्होंने मेरा दूसरा ही एक वर्जन देखा था। तो वही है कि मैं घर वालों से या पेरेंट्स जो है उनसे यही कहूँगा अभी भी कि आप बच्चों से अपने संवाद कीजिए, उनसे पूछिए, उन पर प्रेशर मत डालिए। अब कुछ बच्चे हैं अभी मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमने 12th की है, अब हम UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। अब किसी व्यक्ति की उम्र 16 साल या 17 साल है, वो 4 साल पहले पढ़ेगा, एक उसमें टेंशन में आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, फर्स्ट अटैम्प्ट देगा। जैसे मान लीजिए 21 की उम्र में फर्स्ट अटैम्प्ट उसने दिया, प्री नहीं हुआ, 4 साल की उसकी मेहनत है,
प्री नहीं होगा, प्रेशर में आ जाएगा, एक जो थकान है वो उसमें हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगा, फटीग आ जाएगा। उसके बाद में घर वालों का भी प्रेशर आ जाएगा कि तू 5 साल से तैयारी कर रहा है, तूने किया क्या है अब तक। और फिर सेकंड अटैम्प्ट है, उसमें और ज़्यादा चीज़ें हार्ड हो जाएगी। बहुत सारे मेरे दोस्तों को जानता हूँ जिनके 3-3 4-4 अटैम्प्ट में प्री नहीं होते हैं, कुछ है जिन्होंने पहली बार में निकाल लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक फैक्टर इसमें काम नहीं करता, आप तो खुद जानते हैं इसमें 1000 फैक्टर काम करते हैं। तो ज़्यादा प्रेशर में ना आके जब सही समय हो तब तैयारी करनी चाहिए, ताकि चीज़ें हैं वो बहुत स्मूथ रहे। वरना क्या है कि आप पहले से प्रेशर में आ जाएंगे तो फिर आप अंत में जाके टूट जाएंगे और आप में फटीग इतना हो जाएगा कि आप चाह के भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे आपने 2020 में सोचा तैयारी करनी है, तो आपने क्या प्लानिंग की? मुझे कोचिंग करनी है, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, क्या आपका रास्ता रहा उसमें? सर आपको भी पता है 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन इम्पोज किया था और उसमें ये था कि अब मैं कोचिंग चाहूँ तब भी नहीं कर सकता। तो मेरा ये था कि मैं सेल्फ स्टडी सबसे पहले करता हूँ और उसके बाद में यदि मुझे कोचिंग की ज़रूरत होगी तो मैं देख लूँगा। तो उस टाइम है टेलीग्राम जो है उस पर बहुत सारे PDF और जो वीडियोज़ है वो हमें मिल जाते थे। तो मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं की। इसके बाद में जैसे मेरे को लगा कि मुझे मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो किसी भी कोचिंग की जैसे एक संस्थान है उसकी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, ताकि मेरे को पता चले कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ उसका लेवल क्या है और मैं अभी किस स्तर पर खड़ा हूँ। अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि कितना पानी में आपको पता होना चाहिए, तो अपना जो एक स्तर है वो जानने के लिए मैंने किया। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी मैंने 1-2 जगह मॉक वगैरह दिए। तो मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग तो नहीं की, बट ये है कि जैसे रिसोर्सेज है, किसी संस्थान के अच्छे रिसोर्सेज मिल गए, उनको ले लिया, वहाँ से जो अच्छी चीज़ लगी उसको लेके अपने नोट्स बना लिए। ऐसे ही 3-4 संस्थान से जो अच्छा मटेरियल मिला, तो एक लास्ट में कंसोलिडेटेड नोट्स जो मेरे खुद के हैं वो मेरे पास तैयार हो गए। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि कोचिंग नहीं करनी पड़ी और जो उसमें एक 18 महीने 20 महीने का जो एक ड्यूरेशन होता है वो मेरा बच गया। तो ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी मतलब सेल्फ स्टडी पर बेस्ड थी? बिल्कुल और अच्छा कंटेंट जहाँ से मिला आपने वो लिया? बिल्कुल सर। फिर जैसे आप बीटेक आपने किया, लेकिन हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने का आपने कैसे सोचा? फिर क्या रणनीति थी इसके पीछे? बिल्कुल सर, 2017 का मेरा ग्रेजुएशन है और जब 2020 में मैंने तैयारी की तब तक मैं पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग भूल चुका था। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को फिर से 0 से स्टार्ट करूं, उसके 48 सब्जेक्ट्स हैं उनको पढूं, या फिर हिंदी साहित्य है वो मैं पढ़ लूं। तो लेने का जो कारण था वो ये था कि मैंने पहले इस पर रिसर्च की कि इसमें कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कितना पढ़ना है। अब चूँकि मैं राजस्थान से हूँ और हमारे कबीर है, सूरदास है, तुलसी, जायसी, ये सब हमने एकेडमिक्स में खूब पढ़ा है बचपन में। तो ऐसा लगता था कि हम इनको कर लेंगे प्रेमचंद जी को। और फिर हुआ भी वही कि हिंदी मीडियम लेने का फ़ायदा ये मिला कि उसको एक बार पूरा अच्छे से 6 महीने पढ़ा, उसके बाद में उनका 2 बार 3 बार रिवीजन मारा और वो चीज़ें याद हो गई। तो उसके बाद में उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा नए अपडेट्स नहीं आते हैं, चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक है। तो आपने एक बार याद कर ली तो आपको लिखने में आसानी रहेगी वहाँ पर। इसमें एक क्वेश्चन बच्चों का अक्सर रहता है कि हमने तो हिंदी साहित्य जैसे कभी पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है हिंदी साहित्य बहुत जटिल हो पढ़ने में, व्याख्या वगैरह करने में। आपकी क्या राय है इसको लेकर? सर मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य बहुत इजी सब्जेक्ट है। हाँ। उसका कारण ये है कि आपने एक बार चीज़ें पढ़ ली, समझ ली, आप उनको जीने लग जाओ। जैसे मैं कबीर को पढ़ता था और कबीर को फिर मैं लोगों को सुनाता था। जैसे मैंने कोई भी गुरु के ऊपर दोहा पढ़ा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े कां के लागू पाओ, बलिहारी गुरु आप जो गोविंद दियो मिलाए। तो मैं ये फिर लोगों को सुनाता था। ऐसे जायसी के बारे में कुछ पढ़ा, फिर मैं लोगों को सुनाता था। तो अब वो चीज़ें मुझे क्या मेरी हैबिचुअल हो गई, मेरे को याद रहने लग गई। कहीं पे कोई 5 लोग बैठे हैं और कहीं मतलब अच्छा दिखाना है तो एक तुलसी का कहीं कुछ कह दिया कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोई, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होई। तो अब वो मुझे याद भी हो रही है और वो लोगों में मेरा इंप्रेशन भी अच्छा जा रहा है। तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा मिला, पेपर में भी मिला कि वहाँ पे लिखने में आसानी हो गई और पढ़ने में तो ये था कि हाँ हम बहुत सारी चीज़ें हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस था वो बहुत इजी हो गया। मतलब आप यदि हिंदी साहित्य ले रहे हो तो आपको हिंदी साहित्य को जीना पड़ेगा अपने रियल लाइफ में। आप उसको रट के लिखने वाला प्रोसेस उसमें मेरे को लगता है कि नहीं है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2024 है उसका मेंस का पेपर आपने भी देखा है, फर्स्ट पेपर है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस है। पर यदि उनको हम देखें, जैसे विद्यापति की गंगा भक्ति है, आला उदल है, तो आला उदल हम हमारे समाज में हमेशा सुनते हैं और बहुत बार मैंने यूट्यूब पे भी सुना है। तो आपने वो चीज़ें जी है, अब आप उसको क्या है पेपर पे जब लिखोगे तो आप मौलिकता उसमें दर्शाओगे कि ये मैंने आंसर लिखा है। अब एक होता है कि आपने रटे रटाए आंसर लिखे, यदि आप रटे रटाए लिखोगे अब उसमें यह है कि आपने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, फिर आप खुद टेंशन में आ जाओगे। एक है आपके मन से जो भाव निकल रहे हैं आपने वो आपने पेपर पे उतारे हैं। तो इस चीज़ का फ़र्क है हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है और इसलिए मेरे को हिंदी साहित्य बहुत पसंद है।
तो हिंदी साहित्य लेने का यही कारण था कि हाँ, मेरे को पता था कि इसको लेने में बहुत अच्छा मैं स्कोर कर सकता हूँ। और आपके स्कोर 270 है, बहुत शानदार स्कोर भी आया आपके। हाँ सर, मेरा 269 स्कोर है। 269, यस हाँ। सर। और 2022 वाले अटेम्प्ट में मेरा 252 स्कोर था। हाँ। तब मेरा 30 मार्क्स का जो पेपर है वो रह गया था, मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। देखो आपको बताता चलूँ जितेंद्र, इस बार प्रॉपर आइस बन रहे हैं। कई बार ये रहता है ना, हिंदी मीडियम के बच्चे प्रॉपर आइस नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आपकी मेहनत बहुत यहाँ पे धन्यवाद रंग लाई है। तो आप मोटिवेट हो सकते हो कि अपने बीच से एक बच्चा एक एस्पिरेंट आईएएस बन रहा है। और विशेषकर जितेंद्र खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मेरे बिल्कुल बगल में। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पास से ही मतलब कोई आईएएस बन रहा है और नए बच्चों को आप बिल्कुल मोटिवेट करोगे। फिर बात करते हैं, प्रीलिम्स काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है आजकल। यस सर। प्रीलिम्स को लेकर आपकी क्या ऐसी स्मार्ट रणनीति थी जिसमें आप कामयाब हुए फिर? सर प्रीलिम्स को लेके मैं खुद दुविधा में था। 2021 वाला अटेम्प्ट दिया था तो गाइडेंस थी नहीं, और ये था कि क्या करें। तो यूट्यूब पे किसी ने बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो। हमारा भी यही था कि चलो मॉक देते हैं। 50 मॉक उसमें लगा दिए। अब 50 मॉक लगाने का कारण ये था कि कुछ जानकारी थी नहीं, और जैसे किसी भी कोचिंग का मिला तो लगा दिया। टेस्ट सीरीज भी परचेज कर ली, वो भी लगा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो उसमें हम फेल हो गए। 2022 वाले में ये था कि अब मुझे ज़्यादा मॉक नहीं लगानी है, स्टैटिक चीज़ें जो है वो मुझे पढ़नी है। अब जो स्टैटिक है वो हम देखते हैं पेपर में कि 70-80% जो चीज़ें हैं वो स्टैटिक आती है। करंट अफेयर का ज़्यादा रोल है नहीं इसमें, क्योंकि वो आता है तब भी कंटेम्प्रेरी आता है 1-2 साल का, तो वो चीज़ें वहाँ से तैयार हो गई। तो फाइनली ये होगा 2022 वाले में मैंने 8 या 10 टेस्ट है वो प्री के मॉक लगाए, और मतलब यही था कि 2 घंटे में मेरा पेपर कंप्लीट हो जाए और जो मेरी OMR है वो फिल हो जाए, और मैं उसमें 3 जो अपने राउंड होते हैं पेपर सॉल्व करने के वो वाले अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा ये था कि यदि मेरे स्कोर 50 भी आ रहा है तब भी मैं टेंशन में नहीं हूँ, यदि मेरे 120 आ रहा है तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि पेपर UPSC का बहुत अलग आता है और आपको वहीं पे सोचना है, वहीं पे करना है कि आपको किस हिसाब से पेपर करना है। सर इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। 2023 वाला जो पेपर था उसमें यह था केवल 2, केवल 3, सभी है या कोई भी नहीं है, इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। आपको वो वहीं पे सोचना है। अब आप उन क्वेश्चन की कभी तैयारी नहीं करके गए और वहाँ पे जाके आप ये चीज़ देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या आ गया, क्योंकि आपकी एक मॉक लगाने से आदत हो गई है कि 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1 या फिर 1 2 3 ऐसे आ रहे हैं। तो वहाँ पे जाके आप खुद टेंशन में आ जाओगे। तो मेरा ये था कि नवाचार तो UPSC करेगी कुछ ना कुछ, तो मैं यही सोचता था कि मुझे पेपर केवल वहाँ पे अटैम्प्ट करना है, अच्छे से अटैम्प्ट करना है। और मेरा ये रहता था कि 85 to 90 या 90+ मुझे हमेशा अटैम्प्ट लेने हैं, ताकि यदि नेगेटिव्स भी जा रहे हैं तो वो कवर अप हो जाए। यही था मेरा GS का, और ऐसे ही था मेरा CSET का। चूँकि बैकग्राउंड है मेरा इंजीनियरिंग है तो CSET कभी पढ़ा नहीं, और पहले तो केवल मैथ्स और रीजनिंग करते थे। फिर 2023 वाले में लगा कि नहीं यार, इस बार तो हमें कॉम्प्रिहेंशन भी करना पड़ेगा, तब फिर कॉम्प्रिहेंशन करना स्टार्ट किया। बाकी जो एक स्ट्रेटेजी है वो हमेशा से मेरी यही स्ट्रेटेजी रही, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो, अच्छे से अटैम्प्ट करो। जो आपको आ रहे हैं उनको पहले कर लो, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप राउंड उनके ऊपर बबल वगैरह कुछ भी करके छोड़ दो कि इसको सेकंड राउंड में देखूंगा। जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको मैं क्रॉस पहले ही कर देता था कि इसको क्रॉस कर दिया, इसको मैं देखूंगा ही नहीं। अब यदि टाइम बच गया और मेरे पास क्रॉस वाले क्वेश्चन 4 हैं या 5 है तो मैं उनको एक बार देख रहा हूँ, यदि उनमें से लग रहा है कि आ रहा है तब मैं बबल फिल कर दूंगा, नहीं तो फिर उसको छोड़ दूंगा। तो मेरी एक सीधी सी स्ट्रेटेजी ये थी कि मेरे को पेपर ऐसे सोल्व करना है। सेकंड चीज़ इसमें आती है कि पढ़ें क्या क्या। तो मेरा जो मेन फोकस था वो स्टैटिक पे था कि मैं स्टैटिक पढ़ूंगा और कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में पढ़ूंगा। और फिर मैं पेपर में देखा कि वही चीज़ें जो स्टैटिक में हैं वही ज़्यादा आ रही है, तो हमेशा स्टैटिक पढ़ा, करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा नहीं भागा। करंट अफेयर की आपने बात की तो कई बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई मैगजीन पढ़ते हैं, आपका क्या रहा? सर करंट अफेयर है तो पेपर तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता। मेरे को ऐसा लगता है कि 2 घंटे इसमें क्या ही ख़राब करूँगा। तो मेरा ये था कि जो DNA आता है, डेली न्यूज़ एनालिसिस, किसी भी एक संस्थान का, वो मैंने देखा। उसके बाद में मंथली मैगजीन आती है, किसी भी संस्थान की एक मैगजीन उठा लीजिए आप, उसमें से पढ़िए। और मैं उसको केवल अंडरलाइन करता था, और मतलब मार्क करने का मेरा था कि जो मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको स्टार मार्क कर लिया, उससे कम इंपॉर्टेंट है तो उसको डबल मैंने राइट मार्क कर दिया, उससे कम है तो मैं उसको सिंगल मार्क कर देता था कि लास्ट में मेरे को ये चीज़ें पढ़नी है। और फिर जैसे PT 365, मेंस 365 आती है करंट अफेयर के लिए, तो उनको एक बार सरसरी निगाहों से देख लिया। तो मेरा यही था कि डेली न्यूज़ एनालिसिस है 1 घंटे का, किसी भी संस्थान का, चाहे इंग्लिश में हो हिंदी में हो, मेरे को देखना है। और उसके बाद में मंथली मैगजीन पढ़नी है। तो वो चीज़ें क्या है, सम अप लास्ट में हो जाएगी और आपको याद भी रहेगा कि मैंने
पहले महीने में क्या पढ़ा था, फर्स्ट डेट को क्या पढ़ा था, सेकंड डेट को क्या पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से कवर अप हो रही थी। बिल्कुल। अब आते हैं आपके मेंस के मार्क्स पे। मेंस में बहुत तगड़े मार्क्स लेके आए हो। जीएस में 418 मार्क्स है इस बार। बिल्कुल सर। बहुत सारे बोलते हैं हिंदी मीडियम में 400 प्लस क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम है, आपके आए हैं तो क्या ऐसी एक्स्ट्रा आपकी रणनीति थी? आपके एसए में भी 125 है, यस सर। तो दोनों को लेकर आपकी क्या एक्स्ट्रा रणनीति रही? आपकी आंसर राइटिंग बढ़िया थी, शॉर्ट नोट्स अच्छे थे आपके, या ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? तो सर पहले हम ऐसे की बात करते हैं। हाँ। तो सर 2022 वाला जब मैंने अटैम्प्ट दिया था तो मैंने उसमें 8-10 ऐसे लिखे थे और मैंने अलग अलग लोगों से चेक करवाए थे। तो उनका सबका यही था कि यदि ये वाले ऐसे तू लिखेगा तो इसमें तेरे 120 से 130 के बीच में मार्क्स आएंगे, और बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, मतलब तू मिड रेंज में है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मेरी एक सीधी स्ट्रेटेजी थी कि मेरे को ऐसे स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग मुझे कोई एनेक्डोट हो गया, पोइम हो गई, कोई शेर हो गया, या फिर कोई मनगढ़ंत कहानी हो गई, जैसे फेबल्स नहीं होते अपने हम किंवदंतियाँ सुनते हैं, वो मेरे को वहाँ से स्टार्ट करना है। मेन बॉडी में फिर मैं कनेक्ट करूँगा उसको हिस्ट्री से कि पहले इतिहास में क्या था, फिर उसको लेके आऊँगा करंट तक। उसके बाद में जितने उसके डायमेंशन है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, साइंटिफिक है, उसमें जैसे ये तो सब है ही, इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल में उसमें एस्पेक्ट उसका दिखाता था कि इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, और फिर उनको सम अप करके और उसका कंक्लूजन लिखता था। मेरी हमेशा से एक ही स्ट्रेटेजी रही है, चाहे कोई सा भी ऐसे हो, कैसा भी ऐसे हो। और दूसरा है कि मुझे अमूर्त ऐसे लिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि यदि कोई मूर्त ऐसे आ गया, इंडियन जीडीपी पे आ गया या इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे आ गया, तो उसमें क्या है, डेटा फैक्ट आप डालोगे, कितना डाल दोगे, उसकी कोई लिमिट तो है नहीं, आप क्या डाल दोगे। पर अमूर्त में क्या है, आप अपनी मौलिकता दिखा सकते हो। तो जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में ऐसे में डाला है कहानी, मैं उसको एंड में कंक्लूजन से दोनों को कनेक्ट कर देता था। तो मतलब एक पूरा इकोसिस्टम है वो ऐसे का तैयार हो गया। और इसी का शायद मेरे को फ़ायदा मिला कि जब अभी 2024 में 95 to 105 के बीच में सभी के मार्क्स रह रहे हैं, तब मेरे को 125 मिले हैं। तो ये मेरी दोनों ऐसे में सेम स्ट्रेटेजी रहती है, और मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को कितने नंबर मिलेंगे। बस ये है कि जो मेरी मौलिकता थी वो मैंने प्रदर्शित की। ऐसे के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की, कहीं मैंने ऐसे लिखे नहीं। मैंने 2024 वाले अटैम्प्ट में केवल एक ऐसे लिखा था, और वो भी कंपलसरी था, इसलिए लिखा कि हाँ एक बार पेपर पूरा हो रहा नहीं हो रहा इसलिए। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में मैंने कुछ टॉपर्स की कॉपियाँ देखी, और फिर मुझे पता चला कि हिंदी मीडियम में नंबर नहीं आने का रीज़न है कि बहुत ही पेपर को जो सॉल्व करने का तरीका बहुत वियर्ड है। अब इंग्लिश मीडियम की आप कॉपियाँ देखिए, उसमें क्या है, वो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में एग्जाम्पल डालेंगे, कोई उनके पास कोटेशन है वो डालेंगे, फिर मेन बॉडी लिखेंगे तो पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद में उसके सब पॉइंट लिखेंगे, उसमें डेटा डालेंगे, उसके फैक्ट है वो डालेंगे, उसके एग्जाम्पल है वो डालेंगे, फिर वो कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या करेंगे कि किसी पर्सनैलिटी ने कुछ कहा है वो डालेंगे, उसका नाम लिखेंगे। और तो ये कोटेशन वगैरह है, मैंने ये सोचा कि मैं पहले कोटेशन वगैरह सारे इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि 2022 वाला अटेम्प्ट दिया था तो पहले के नोट्स तैयार थे। और कुछ दोस्तों की मेहरबानी रही कि उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, उन्होंने मेरे को कहा कि तू ये वाले ले ले। 2024 का उनका मेंस था नहीं, तो मैंने वो वाले लिए, फिर मैंने उनको अपडेट किया। उनमें डेफिनेशन, हर चीज़ की मेरे पास डेफिनेशन है, हर चीज़ का मेरे पास डेटा है, उस पर किसी फेमस पर्सनैलिटी ने क्या कहा है, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, उसके कोजेज़ क्या है, उसमें वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं, उसमें आप इनोवेटिव क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास थी। इसके अलावा यदि मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को घुमाना कैसे है, GS1 की चीज़ को GS4 में कैसे ऐड करना है, हिंदी साहित्य की चीज़ को GS3 में कैसे ऐड करना है। तो मतलब मैं सोच के जाता था कि आज मैं टेस्ट लिखूँगा, उसमें मैं जाके ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट करूँगा। अब 3 घंटे में मैंने पेपर लिखा है, मेरे 15 क्वेश्चन हो रहे हैं अटैम्प्ट, कोई बात नहीं है। जो मैं सोच के गया हूँ मैंने वहाँ पे जाके वो एग्जीक्यूट किया है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि लास्ट में जब मैंने पेपर मेंस वाले लिखे ओरिजिनल, तो उसमें पेपर भी कंप्लीट हो रहा है। जो मैं स्ट्रेटेजी लेके गया था, नॉलेज तो लेके नहीं गया, मैं स्ट्रेटेजी लेके गया था कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है। और जब आप 20 टेस्ट जीएस के लिख देते हो तो आपको पास इतना नॉलेज हो जाता है कि आप वहाँ पे आसानी से लिख सको। तो वहाँ पे कुछ वियर्ड क्वेश्चन थे, वो फिर उसी स्ट्रेटेजी सोल्व किए। तो शायद यही कारण रहा कि ऐसे और जीएस दोनों में अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मतलब एक चैलेंज होता है कि पेपर पूरा करना। यस सर। तो आपने रणनीति अपने 18-20 टेस्ट लिखे, तो वो एक टाइम मैनेजमेंट आपका आसानी से हो गया। बिल्कुल सर। तो विशेषकर जैसे बिगनर्स होते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए?
ओवरऑल तो आपने बहुत सारी स्टडी यहाँ पे बता दी, लेकिन फिर भी बिगिनर्स के लिए आपकी तरफ से कोई मुख्य बात है? सर जो 2026 या 2027 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, हम उन्हीं को बिगनर्स कह सकते हैं। सर इसके लिए मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले प्री के पीछे मत भागिए, आप पहले मेंस की तैयारी कीजिए। अभी जिनको 26 का अटेम्प्ट देना है वो जनवरी 2026 तक मेंस की तैयारी करें, अपना पूरा सिलेबस हो उसको अच्छे से कवर करें। 3 महीने में यदि देखा जाए तो सिलेबस आराम से कवर हो सकता है, ऑप्शनल और जीएस का मिला के। उसके बाद में आप 3 महीने है वो टेस्ट लिखिए, 6 महीने ये हो गए। जनवरी 31 के बाद में आप 1 फरवरी से स्टार्ट कीजिए प्री की तैयारी। उसमें सीसेट भी आपको पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, और 4 महीने में जीएस आसानी से हो सकता है और सीसेट भी उसके साथ मैनेजेबल है। तो पहले मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि प्री करना एक स्क्रीनिंग की तरह है। प्री आपका हो जाएगा, पर मेंस है उसमें आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तो मेंस है आप पहले से तैयार करके रखिए। उसके बाद में जैसे ही मेंस का आपको मौका मिले, तब आपके पास जो पहले से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, जो आप एक स्ट्रेटेजी लेके गए हैं, डेफिनेशंस आपने बना रखी है किसी चीज़ की ऑथेंटिक, जैसे मैंने सोसाइटी है तो उसमें जीएस धूरी है, अमन श्रीनिवासन, रजनी कोठारी, इन सबको कोट किया है। तो आप वही वाली चीज़ें हैं वहाँ पे मेंस में लिखिए। तो पहले मेंस की तैयारी कीजिए, उसके बाद में आप प्री की तैयारी कीजिए, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। नहीं तो क्या है कि चीज़ें बहुत हेक्टिक हो जाएगी। आपका प्री हो गया, अभी बहुत सारे लोग मेरे से मैसेज करते हैं कि सर प्री हो गया, मेंस का हमें कुछ अता पता ही नहीं है। तो वही है कि अब उन्होंने प्री की तैयारी कर ली, पर मेंस का उनको कुछ ना तो स्टार्टिंग पता है ना कुछ एंड पता है। तो इससे अच्छा है पहले आप, टाइम आपको हो सकता है 1 साल ज़्यादा लग जाए, पर ये वाली जो स्ट्रेटेजी कि आप मेंस हमेशा तैयार करके रखो। कनिष्क सर को मैं एक बार सुन रहा था, तो कनिष्क सर कह रहे थे कि रात को 2 बजे उठा के भी यदि मेरे से कोई कहे ना कि तुझसे ऑप्शनल में ये वाला सवाल लिखना है तो मैं लिख दूंगा। और मेरा भी यही था कि मेंस में मेरे के कभी भी लिखवा लीजिए, आप अभी लिखवा लीजिए, मैं अभी भी है मेंस के आंसर लिख दूंगा, क्योंकि मेंस की तैयारी है आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। तो मेंस की तैयारी आप कीजिए। प्री में है यदि आप 1 नंबर से भी पास हो रहे हैं तब भी पास हो रहे हैं, 80 कट ऑफ जा रही है, आप 81 पे भी पास हो रहे हैं, आप 140 पे भी पास ही हो रहे हैं। पर मेंस में यदि 710 कट ऑफ जा रही है तो आप पास हो रहे हैं, और 700 के बाद में आपके यदि 820 नंबर आ रहे हैं तो आप फिर मेरिट में आ रहे हैं, आपकी रैंक आ रही है। तो ये मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो आपको मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, और उसके बाद में आप 4 महीने में आराम से प्री की तैयारी हो जाती है। तो ये एक जो स्ट्रेटेजी है, कंबाइंड स्ट्रेटेजी है दोनों की, वही आपको लेके चलनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आपको ओवरऑल सारी स्ट्रेटेजी जो चाहिए थी, कई दिनों से आप वेट करते, कमेंट कर रहे थे कि जितेंद्र को बुलाइए आप और पूरी स्ट्रेटेजी उनकी जानिए, तो हमने कवर करने की कोशिश की। बाकी आप कमेंट करना, बताना, कभी भविष्य में दोबारा मिलना हुआ तो उनके साथ और पॉडकास्ट करेंगे हम। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बिल्कुल, थैंक यू। वेलकम सर।